हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि एसएससी जेई में प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस है। आपको पता है कि एसएससी जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, वो फ्यूचर में भी रिपीट होते हैं और उससे आपको आइडिया लग जाता है क्वेश्चन के पैटर्न से कि किस तरह क्वेश्चन वापस पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट अलग एग्जाम्स में भी, जैसे कि गेट, ईएससी या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। असिस्टेंट इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, ये सारे में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग कैपेसिटर्स इट इज बेटर टू सेलेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग। कैपेसिटर बनाने के लिए किस तरह का डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए हाई परमिटिविटी। देखिए दोस्तों, हाई परमिटिविटी इसलिए रखते हैं हम लोग कि ज़्यादा हाई परमिटिविटी रखने से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। ठीक है, चार्ज को मैक्सिमाइज कर सकता है, होल्ड कर सकता है कैपेसिटर। उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग स्ट्रॉन्ग रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज, उसका परमिटिविटी को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग रखें, परमिटिविटी को ऐसे हम लोग लिखते हैं, एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में परमिटिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पर ई आर होता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, और ई नॉट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ एयर। इसका वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो क्यों रखते हैं हाई परमिटिविटी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज वो स्टोर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू ए एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज 10 ओम। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 हर्ट्ज द रिएक्टेंस बिकम। देखिए, एसी में जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है XE इक्वल टू 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी F इंटू कैपेसिटेंस C। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या है कि 50 हर्ट्ज में 10 ओम है, तो मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज के रिएक्टेंस को हम लोग X50 लिखते हैं, वो क्या है, 10 ओम है, यानी कि 1/2 पाई F50 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम रख रहे हैं कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो उसका वैल्यू है हमारा 10 ओम। ठीक है, इसका वैल्यू है हमारा 10 ओम। अभी फ्रीक्वेंसी को 50 से 100 कर दिया, यानी इस डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को 50 से 100 कर दिया, यानी डबल कर दिया। तो ये जो टोटल वैल्यू है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से x100 जो है वो क्या हो जाएगा, x50/2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब x50 कितना है हमारा, 10/2, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में डबल हो गया था, तो ये आया कितना, 5 ओम। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद इंक्रीज इन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इन ए मटेरियल विल। तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस का क्या रिलेशनशिप होता है? तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस है, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है, उसको हम लोग P लिखते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा 2 पाई F इंटू CV²। ये देखिए, इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं फॉर्मूला पता है तो देखिए, हाफ CV² जो होता है हमारा एनर्जी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का इनवर्स होता है, तो उसको अगर आप इन्वर्स करेंगे तो F आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इससे आप इस तरह से निकाल सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है। इसका मतलब है क्या कि जो डायलेक्ट्रिक लॉस P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अब क्या है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाते हैं। अब अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से डायलेक्ट्रिक लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A voltage of 50 sine 1000 T volt is applied across a parallel plate capacitor with plate area of 5 centimeter square and plate separation gap of 5 mm. If the dielectric material in the capacitor has epsilon is equal to 2 epsilon naught, then the capacitor current in amperes. कैपेसिटर करंट पूछ रहा है। देखिए, एक साइन वेव के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज जो है हमारा वो इस फॉर्म में है। ठीक है, ठीक, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं AC वोल्ट। इसका एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बारी बारी करके हम लोग इसका कंपोनेंट निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले एरिया दिया, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया है हमारा हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक, एयर गैप है 5 mm, इसका मतलब है कि डी जो है वो कितना है, 5 mm, यानी 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, if the dielectric material has the capacitance as epsilon is equal to 2 epsilon naught, यानी एप्सिलॉन का वैल्यू क्या दिया है, 2 epsilon naught। ठीक है, देन द कैपेसिटर करंट इन एम्पियर्स विल बी। कैपेसिटर करंट कितना होगा, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला पर जाएंगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू दिया है 2 epsilon naught।
एरिया का वैल्यू दिया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, इसको रखेंगे तो कैपेसिटेंस का जो हमारा वैल्यू आएगा, वो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आएगा 0.2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये -4 -3 कट के एक माइनस बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो करंट होता है कैपेसिटेंस करंट, वो क्या होता है, सी डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। इसका मतलब है कि सी है हमारा 0.2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 50 तो 50 रहेगा, ये इंटू 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 1000 इंटू टी। ठीक है, ठीक, अब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 10 टू द पावर 4 इंटू कॉस 10 टू द पावर 3 टी। ठीक है, कॉस 10 टू द पावर 3 टी। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू कॉस 10 टू द पावर 3 टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pure capacitance connected across 50 Hz 230 volt supply consumes 0.04 watt. This consumption is attributed to, ये consumption किससे किसके द्वारा attribute किया जा रहा है, तो both ohmic loss due to ohmic resistance of plates and loss of energy in dielectric. ohmic loss due to ohmic resistance, प्लेट्स के ohmic resistance के बीच में, और loss of energy in dielectric, इससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the total charge entering a terminal between t is equal to 1 second and t is equal to 2 second if the current passing through terminal is this one। देखिए करंट का हमको वैल्यू t के फंक्शन में क्या दिया है, 3t स्क्वायर माइनस टी एम्पियर। ठीक है, अब हमें पता है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कि हमारा जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर से कितने टाइम में कितने चार्ज पास हुए, उसका रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि हम अब अगर Q को निकालना चाहे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ आई टी टी के फंक्शन में इंटू डी टी। ठीक है, अच्छा टाइम का रेंज T1 से लेकर T2 तक। ठीक, अब इस फॉर्मूला से अगर जाएंगे तो इसका मतलब है कि इसका पहला सेकंड है 1 और ये है 2, आई टी यानी कि 3t स्क्वायर माइनस टी इंटू डी टी। अब इसका हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल फॉर्म में 3t स्क्वायर का टी क्यू बाई थ्री, ये आएगा 1 से 2 माइनस टी यानी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 से 2। ठीक है, अभी देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आएगा, टी क्यू यानी 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस ये आएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे अलग से, यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ। तो पहला कंपोनेंट पे आएगा 7 माइनस ये क्या आएगा, 2 टू जा 4, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 माइनस ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 5.5। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, डी 5.5 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कैन विथस्टैंड हाईएस्ट वोल्टेज लेवल, तो इसमें से कौन सा कैपेसिटर विथस्टैंड कर सकता है, तो पेपर कैपेसिटर। उसकी रेंज कितनी होती है, 200 वोल्ट्स टू 1600 वोल्ट्स। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, तो देखिए गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस क्लोज सरफेस के अक्रॉस जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। यानी कि अगर हम एक क्लोज सरफेस ले लें यहाँ पर, तो इसके अंदर अगर सपोज कीजिए क्यू चार्ज स्टोर्ड है, तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा उसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रखा गया है, तो उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो उसका फॉर्मूला होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ बोलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, चार्ज बिल्डअप होता है फ्रिक्शन के बीच में। देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक कॉम्ब को आप लेंगे, ठीक है,
और उसको वुलन कपड़ों में अगर इस तरह से ब्रश करेंगे और उससे फ्रिक्शन जनरेट करेंगे, तो अभी आप देखे होंगे कि उसमें कुछ स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है, उसमें कुछ साउंड आता है, जैसे चट 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 ऐसे करके कुछ साउंड आता है। तो वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा जो लाइटनिंग होता है वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, तो वो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the line integral of a magnetic field intensity around closed path is equal to the current enclosed by the path. The statement is associated with which law? तो किसके द्वारा है? तो वो है एम्पीरियल सर्किटल लॉ, ठीक है। उसमें क्या बोलता है, एम्पीरियल सर्किटल लॉ में क्या कहा जाता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक लाइन इंटीग्रल होता है एक क्लोज पाथ के अराउंड, सपोज कीजिए हमारे पास क्लोज पाथ है, तो इसके अराउंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, वो आएगा, उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो आएगा करंट का वैल्यू, ठीक है। यानी कि इसके इसके क्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है, ठीक है, और इसका जो लाइन इंटीग्रल है डीएल है, तो इसका मतलब है कि इसका जो लाइन इंटीग्रल का जो इंटीग्रल आएगा एच डॉट डीएल, वो होगा इसके द्वारा कितना करंट इंक्लोज होगा, यानी कितना करंट फ्लो करेगा। ये स्टेटमेंट है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का, ठीक है। तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इंक्लोज। इसमें आपको निकाला कैसे जा सकता है दोस्तों, देखिए एल के फंक्शन में एच का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग डॉट करके उसका लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे, तो उससे हमको नेट करंट का वैल्यू आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेस द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नॉन एज। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस, ठीक है। देखिए रिलक्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, एस लिखते हैं उसको, या कभी कभी इसको इस तरह से आर लिखते हैं, वो होता है हमारा एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। देखिए होता क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें वोल्टेज होता है हमारा, और किसी एलिमेंट के अक्रॉस ये करंट होता है, तो हमारा जो इसमें रेजिस्टेंस हमारा निकलता है वो निकलता है वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, तो इसी का एनालॉगस ये है। तो मैग्नेटिक सर्किट में वोल्टेज का काम करता है एमएमएफ, और जो करंट का काम करता है वो फ्लक्स। यानी किसी मैग्नेटिक सर्किट में अगर ये एमएमएफ दिया जाए तो उसके अक्रॉस जो फ्लक्स फ्लो होता है वो हमारा करंट का काम करेगा, और जो हमारा रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में था तो उसका एनालॉगस क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। तो इसका मतलब है कि एमएमएस डिवाइडेड बाय जो फ्लक्स है, ठीक है, एमएमएस डिवाइडेड फ्लक्स है वो रिलक्टेंस होता है, तो वो क्या करता है, अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है, तो उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, तो म्यू का फॉर्म क्या होता है, ये वैल्यू, तो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। देखिए होता है क्या दोस्तों, परमिबिलिटी क्या बोलते हैं, एबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उसको हम लोग परमिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर डाला जाए तो वो कितना मैग्नेटिज्म रिटेन करता है, उसको हम लोग परमिबिलिटी बोलते हैं, उसके एबिलिटी को परमिबिलिटी बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट, देखिए वो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एच। यानी कि हमारे पास जो बी एच कर्व होता है यहाँ पर, बी एच कर्व होता है यहाँ पर, तो बी एच कर्व में जो ईच पॉइंट पर उसका जो बी और एच के बीच का जो डिवीजन है वो हमारा म्यू बताता है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा जो हमारा म्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यहाँ पर होता है रिलेटिव परमिबिलिटी, और ये होता है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये दो फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस के अबाउट क्या ट्रू है, तो परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। देखिए जो हमारा रिलक्टेंस होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग परमियंस बोलते हैं। यानी कि जो हमारा रिलक्टेंस है एस, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय परमियंस, ठीक है। तो इसका एनालॉगस कैसे है, जैसे देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से रिलक्टेंस का उल्टा क्या होता है, परमियंस होता है, ठीक है। अब हम लोग परमियंस को मैग्नेटिक सर्किट में रो लिखते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है म्यू ए डिवाइडेड बाय एल। अब ये एल ऊपर चला जाता है तो होगा एल डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए, ये होता है हमारा रिलक्टेंस, ठीक है। और इसका और फॉर्मूला क्या हमने देखा है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। तो आपको रिलक्टेंस का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, एल डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए, ये हो गया हमारा रिलक्टेंस का फॉर्मूला। तो ये हमारा यूजफुल होगा फॉर्मूला आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल सपोर्ट्स द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। तो पैसेज को सपोर्ट कर रहा है, तो पैसेज को कौन सपोर्ट करेगा, परमियन सपोर्ट करेगा, ठीक है। अभी हमने देखा रिलक्टेंस क्या होता है,
ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो परमियंस क्या होता है, उसके पैसेज को इनेबल करता है, ठीक है। परमियंस जो होता है रिडक्टेंस का उल्टा होता है, जिस तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या करता है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंश्योर करता है, उसी तरह से परमियंस क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को इजिली पास करने के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी आर। तो कौन कौन सा लॉ है, तो उसमें दो लॉ है। पहला फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करता है, जैसे ये सब सपोज कि हमारे पास कॉइल है, तो इसके अक्रॉस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेरी करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये कहना है फैराडे लॉ का। तो हमारा E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो वो होता है हमारा फैराडे लॉ, ठीक। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस कॉज से ईएमएफ को इंड्यूस होता है, तो उस कॉज को वो अपोज करता है, ठीक है, ठीक। तो जो इंड्यूस ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है वो उस कॉज को अपोज करता है। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ मूव करने पे अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा एक्चुअली में इसके अंदर, वो इस कॉज को अपोज करेगा, वो चाहेगा वो इधर इधर की ओर मूव करे। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस सिग्नल से। तो ये इस एक्सप्रेशन में जो माइनस दिया है वो लेंज लॉ बताता है, और डी फाइव डी टी है वो फैराडे लॉ बताता है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल कॉइल्स ए एंड बी ऑफ 1000 टन ईच, 1000 टन है ईच, ठीक है, इन लाई इन अ पैरेलल प्लेन सच दैट 80% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल लिंक्स विद द अदर। यानी कि एक कॉइल यहाँ पर है 1000 टन का, दूसरा कॉइल भी यहाँ पर है 1000 टन का, ठीक है, और एक का जो फ्लक्स है उसका 80% दूसरे के फ्लक्स में लिंक करता है। यानी फ्लक्स फाइव ए है, ये फ्लक्स फाइव बी है, यानी कि जो फ्लक्स फाइव बी है वो 80% ऑफ फ्लक्स फाइव ए है, ठीक है, 80% ऑफ फाइव ए। इसका मतलब है कि जो फाइव बी है वो क्या है हमारा 0.8 ऑफ फाइव ए, ठीक है। If current of 5 amp flowing through A produces a flux of 0.05 मिलीवेबर, देन द फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल बी। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स तो इक्वल है, तो हम जो है हमारा यही है, यही फॉर्मूला से हमारा ऑप्टेंड होगा। इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो पे इतना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है ए में, तो बी में कितना होगा, तो 0.8 टाइम्स होगा, सिंपल। तो फ्लक्स 5B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 टाइम्स 0.05 मिली वेबर, तो यानी कि आएगा 0.04 मिली वेबर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if n phi is equal to flux linkage then the linkage flux per unit current is defined as। तो लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट निकालना है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है फ्लक्स लिंकेज एन फाई इज इक्वल टू होता है एल आई। इसका मतलब है कि एल इज इक्वल टू क्या होगा एन फाई डिवाइडेड बाय आई, यानी कि एन फाई पर यूनिट करंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H is the expression of a magnetic field due to an infinite linear current carrying conductor। तो उसके केस में क्या हो जाएगा H, तो देखिए हमारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं B का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 1/I/2πr इंटू म्यू नॉट, म्यू यानी म्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखेंगे। ये होता है बी का फॉर्मूला। अभी देखिए जो बी और एच के बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, म्यू इंटू एच इज इक्वल टू बी, तो वो क्या होगा म्यू इंटू आई डिवाइडेड बाई 2πr। अभी देखिए ये म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा, आई डिवाइडेड बाई 2πr, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई 2πr, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइस्टेरिसिस लॉस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ। तो हाइस्टेरिसिस लॉस का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए तो जो हमारा हाइस्टेरिसिस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बी मैक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स पे पावर 1.6, ये होता है स्ट्रिंजमेंट कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू, और इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू वोल्टेज, ठीक है। ये होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉ का फंक्शन। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है होता है पे डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है, और स्ट्रिंजमेंट कॉफिशिएंट पर डिपेंड करता है, स्ट्रिंजमेंट कॉफिशिएंट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब है क्या कि इसका मतलब है क्या कि ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A magnetic circuit is applied with a current that changes at the rate of 5 ampere per second. The circuit has an inductance of 2 Henry. Then the self-induced EMF is। तो देखिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, जैसा हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में। इसका मतलब हो गया अभी एल माइनस एल डी फाइव बाई डी टी होता है, इसका मतलब है कि माइनस डी फाइव को हम लोग क्या लिखते हैं, एल इंटू आई लिखते हैं, फ्लक्स लिंकेज इंटू डी टी, ठीक है।
तो इसका मतलब है क्या कि इसमें एल बाहर आएगा, तो ये इसका मतलब ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 हेनरी, और इसका वैल्यू दिया है 5 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि आ जाएगा ये -10। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, परमियंस है। क्या है, परमियंस है। जैसे हमने आपको देखा था, दिखाया दिखाया था, रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/परमियंस, यानी कि 1/, यानी L/μ/A, एस का फॉर्मूला निकलता है ये। और एस को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं MMF/फ्लक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोट सावर्ट लॉ इज अ जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफिकेशन है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0 × I। ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये है हमारा बायोट सावर्ट लॉ, उसका जनरल मॉडिफिकेशन है। यानी कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर दिया हुआ है किसी कॉइल के अक्रॉस, उसका लेंथ के अक्रॉस जो इंटीग्रल है उस वेक्टर को डॉट करके हम लोग उसका इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि इसमें होता क्या है कि हमारा जो डीएल का जो फंक्शन होता है वो किसी भी प्लेन में हमारा एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर, इन तीनों का समेशन होता है किसी भी कांस्टेंट के साथ। उसी तरह से बी का जो वैल्यू होगा किसी 3 डायमेंशन में भी एक्स वाई और जेड का फंक्शन होगा, और उसमें हम लोग डॉट निकाल के उसका इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, वो हमारा μ0 × I के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द BH कर्व इज यूज्ड टू फाइंड द MMF ऑफ दिस सेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, द सेक्शन इज। तो क्या निकालते हैं हम लोग, आयरन पार्ट और एयर गैप पार्ट दोनों का। देखिए बीएच कर्व होता क्या है दोस्तों, देखिए बीएच कर्व एक मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि अगर हम लोग उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑप्टेन हो रहा है, यानी आउटपुट हमें कितना ऑप्टेन हो रहा है। तो सपोज कि उसमें अगर बी अप्लाई करते हैं तो उसमें एच कितना आता है ये हमें देखना है। अगर बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी कितनी होती है, यानी पोल्स उसके कितने अलाइन हो पाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिसाइड करता है। तो वो बीएच कर्व होता है। तो आइडियल के केस में क्या होता है, बीएच कर्व इस तरह से होगा, ऑरिजिन से जाके वो वापस लौट आएगा आइडियल मैग्नेटिक। लेकिन हर मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो आइडियल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। तो ये जो एरिया है उसका टोटल लॉस बताता है। ठीक है, अभी अगर ये बीएच कर्व ज्यादा से ज्यादा बड़ा है, इस ये एरिया ज्यादा बड़ा है, तो हिस्टैरिसीस लॉस और आयरन लॉस उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कर्व बताता है। ठीक, तो इसके लॉसेस को बताता है कि वो कितना ये लॉसेस इसमें होता है। ठीक है, तो ये बीएच कर्व बताता है। तो ये बोथ आयरन पार्ट और एयर गैप पार्ट दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप जैसे हमने देखा था वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, हिस्टैरिसीस लॉस को। क्या रिप्रेजेंट करता है, हिस्टैरिसीस लॉस को। ठीक, एडी करंट लॉस जो होता है सर्कुलेटरी करंट होता है, जिसके चलते हम लोग जो इक्विपमेंट होता है उसको हम लोग लैमिनेट करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर केस में उसको लैमिनेट करते हैं एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टरी लॉस तो कैपेसिटर में होता है। और कॉपर लॉस क्या होता है, I² R लॉस होता है, यानी किसी भी कंडक्टर क्रॉस अगर करंट फ्लो कर रहा है उसका उसमें कुछ रेजिस्टेंस है, तो I² R जो है वो कॉपर लॉस को डिनोट करता है, यानी हीटिंग लॉस को डिनोट करता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप क्या रिप्रेजेंट करता है, हिस्टैरिसीस लॉस। तो इस लूप में अगर इसका एरिया जितना ज्यादा बड़ा हो उतना ज्यादा ही लॉस डिनोट करता है। तो हम उसको आइडियल तो नहीं रख सकते, लेकिन हम ये ट्राई करते हैं कि जो बीएच कर्व में जो एरिया हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप क्या रिप्रेजेंट करता है, हिस्टैरिसीस लॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two coupled coils with L1 L2 is equal to 0.6 have a coupling coefficient K is equal to 0.8, the turn ratio N1 is to N2 क्या होगा। तो देखिए हमारा जो इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0 × N² A/L। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि हमारा जो लेंथ होता है, जो हमारा जो इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर के। इसका मतलब है क्या कि हमारा जो L1/L2 होगा वो होगा N1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर। उससे हम लोग N1/N2 निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, √L1/L2 होगा। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि L1 है 0.6, L2 है 0.6, ये डिवाइड कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब N1/N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूँ। एसएससी जेई के संदर्भ में और भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट सेक्शंस के, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल पावर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।